लेकिन कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना है। समय आने दीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। राजनीति करता हूँ, तो परचून की दुकान तो खोलूँगा नहीं। जी। समाज सेवा करता हूँ, तो सड़क पर दौड़ूँगा नहीं। इसलिए कहीं न कहीं तो मुझे चुनाव लड़ना ही है, इसलिए समय क्या आने ये दीजिए। आप संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव आप लड़ सकते हैं? सर, जेल के समय ने आपको मानसिक रूप से कैसे प्रभावित किया? उस समय को आपने कैसे बिताया? कभी नहीं, सब बढ़िया एकदम खुशहाली ज़िंदगी। जैसे घर पे हैं वैसे जेल में थे। कभी जी। मुझे कष्ट नहीं, वहाँ भी खाना पिया खाया सो गया, जी। जनता का मिलने गया उससे उसका काम किया, यहाँ भी खाना पिया खाया सो गया, जनता आई उसका काम किया। यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले ये काफ़ी चर्चे में था। यूजीसी एक और जो नाम है, जो सबसे ज़्यादा आपके साथ जोड़ा जाता है, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी आपके नाम जोड़े जाते हैं। आपका नाम जो है, बाहुबली नेता श्री सूरजभान सिंह जी के साथ भी जोड़ा जाता है। हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है। जैसे मैं आपसे मिलना चाह रहा था, तो आपसे मेरी बात हुई, आपने बोला ठीक है, समय निकालता हूँ, और आपने समय दिया भी। लेकिन मैं अक्सर जैसे बिहार में अपने चंपारण के अलावा जो भी लीडर्स हैं, उनसे मिलता हूँ तो आसानी से मिल पाता हूँ। लेकिन जो चंपारण के नेता हैं, वो पॉडकास्ट ऐसे चीजों से क्यों भागते हैं? मैं जानना चाहूंगा, उनको ये क्यों डर रहता है कि क्या डर इसलिए रहता है, देखो मेरी बात बताते हैं। कोई 4 बार एमपी है, कोई 7 बार एमपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कुछ काम तो किया नहीं। अपने घर को भरा पैसे से, धन से, दौलत से, कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये लोग। कहीं पॉडकास्ट में अच्छा कोई न्यूज चैनल आई, ये सब ना पूछते, उनके बैकग्राउंड के बारे में ना पूछते। जिस तरीके से आपने मुझसे बेहिचक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। उसी तरह और भी टाइप के हमारे चंपारण में नेता हैं, वो अपने आप को नहीं कहेंगे, वो सब नया जोगी है। नया जोगी जो होता है ना, नया जोगी जिसके पीछे नहीं, जिसके पीछे कमर के नीचे तक बाल होता है, नया जोगी और भर जटा होता है कमर तक। ये तो नैका जोगी है लोग। ये लोग अपने अतीत को नहीं बताएगा, और अपने अतीत को न भूल करके ये लोग नई बातें बताएगा। तो अतीत में क्या थे, क्या करते थे, क्या इनकी हैसियत थी, क्या औकात थी, उसके विषय में नहीं बता करके ये लोग सिर्फ मोदी जी के बारे में बताएंगे। अरे मोदी जी के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है। मोदी जी और योगी जी के बारे में बताने का चीज है क्या? उसको तो पूरा दुनिया जानता है। अपने बारे में बताओ ना, तुम क्या थे, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम पहले क्या थे, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचे हो, ना कहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचे हो, कुछ नहीं। बस एक ही नारा है उन लोगों का, मोदी जी। गोविंदगंज के पूर्व विधायक देवेंद्र दुबे जी थे, उनके साथ आपका कैसा लगाव था? सर, अभी 3 युवा जो है बिहार को देखा जा रहा है कि वो भविष्य है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और एक निशांत कुमार। तेजस्वी यादव में युविस्ट है, तेजस्वी यादव बहुत युवा है, उनके अंदर लालू यादव जी की छाप उनके अंदर लानी पड़ेगी। सर, आज के परिदृश्य में आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? अभी जो उथल पुथल बिहार में बहुत उथल पुथल चल रहा है। सरकार तो हमारी है ही है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा चॉइस, हमारा पसंद जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्या वो भविष्य में और तो बड़ी भूमिका में हमारे आप अखिलेश यादव जी को किस रूप में देख रहे हैं? अच्छे नेता, अच्छा विजन, अच्छा सोच। अखिलेश जी से मेरी मुलाकात जब हुई पहली बार, मैं तो कई बार अखिलेश जी से मिला हूँ, लेकिन आप नरकटियागंज विधानसभा में दिखे, तो क्या ये केवल एक राजनीतिक पक्ष था, या जब भी सोशल मीडिया का दौर है उसमें कुछ लोग आपको दबदबे की वजह से जोड़ते हैं, कुछ लोग व्यक्तित्व से जोड़ते हैं, और कुछ लोग आपके काम से, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इन तीनों रूपों में जहाँ जहाँ जनता जिस रूप में खोजती है उस रूप में पहुंच जाता हूँ। जनता पे अगर कोई अत्याचार करेगा, उसका अनादर करेगा, उसका अपमान करेगा, तो मैं किसी को छोड़ने वाला भी नहीं। मैं हमेशा उन्हीं के लिए जीता हूँ और उन्हीं के लिए ही मरूंगा। आपको लोग अक्सर ब्राह्मण नेता कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप लोग जो भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो ज्यादातर एजुकेशन के ऊपर है, लेकिन उसके जस्ट पहले जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस दौरान आपने तमाम बिहार के जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं उनका पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा होगा। उसी में हमने सर से भी मिलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव का शेड्यूल काफी बिजी था, जिस वजह से मुझे भी समय नहीं मिल पाया, और सर भी कभी दिल्ली तो कभी बिहार में, मतलब जो भी राजनीतिक कारणों से व्यस्त थे। लेकिन आज हमारे साथ बिहार के एक ऐसे चेहरे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनका जो सफर है, कैसे गोविंदगंज से विधायक बनने के बाद आज भी वो पद में नहीं है, लेकिन आज भी जब भी जनता उनको याद करती है तो वो हर पल जनता के लिए खड़े रहते हैं। इनका नाम जो है, जैसे और जो भी लीडर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो जनता से जुड़ाव नहीं रखते हैं जब वो पद में नहीं होते हैं, लेकिन सर कभी भी जब भी इनको गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता हो या चंपारण का हो, ये हमेशा अपने जनता के बीच खड़े रहते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट
श्री राजन तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद मनीष जी। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जो बचपन है कहाँ बीता और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से करी? देखिए, बचपना हमारा गोरखपुर में बीता जी और गोरखपुर में लहलादपुर मोहल्ले में हम लोग रहते थे। जी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा टोटल गोरखपुर से हुआ। गोरखपुर में हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े। जी उसके बाद से जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन जो गोरखपुर अधीनस्थ होता है डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वहाँ से हम लोग शिक्षा दीक्षा हमने प्राप्त किया। जी। तो सर, कहीं ना कहीं आपको संघ से भी जोड़ा जाता है, तो संघ का क्या कहानी है? नहीं, जैसे आपने बहुत बार बोला भी है संघ नहीं, मैंने उस स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बात से पढ़े लिखे गोरखपुर से हैं, इसलिए लोग जोड़ते हैं जी लेकिन हम तो सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। जी। सब जात सब समाज, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जी। की बात मैं करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ना कोई जाति पाति है। मैं जी। सबका साथ और सबका विकास कना रहकर चलता हूँ। जी। तो सर, आपका अपने माता पिता जी के साथ कैसा मतलब रिश्ता रहा बचपन में? माता पिता तो भगवान देवतुल्य हैं। जी। माता पिता का रिश्ता हमेशा अपने बच्चे के प्रति वही स्नेह वही आदर जो सब माता पिता देते हैं, वही मेरे माता पिता भी मुझे देते हैं। माता पिता हमेशा एक पहला अभिभावक, पहला गुरु और वो तो भगवान स्वरूप हैं। उनका आदर सम्मान हमेशा मेरी नज़र में था, है और रहेगा। जी। तो सर, जो आपका जन्मभूमि था वो गोरखपुर था, लेकिन फिर आप वहां से गोविंदगंज जाए और कहीं ना कहीं गोविंदगंज की धरती में नहीं, मेरा जन्म धरती जो है, मैं गोरखपुर, मेरा पैतृक गांव सहगौरा है। गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है, बांसगांव तहसील है, सहगौरा ग्राम है। लेकिन मेरा जन्म हुआ था ननिहाल में जी। और मेरा जन्म हुआ था ममरखा में, मोतिहारी जनपद में आता है, जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं जन्म लिया और अपने मामा के घर। जी। तो सर, बचपन से ही आपके अंदर नेतृत्व करने की मतलब एक क्षमता विकसित हो रही थी या समय ने आपको इस तरफ मोड़ा? नहीं, शुरू से हमारा आदत रहा है कि मैं हमेशा 10 आदमी को लेकर चलूं और 10 गरीबों की मदद करता रहूं। बचपन में पैदाइश से ही मेरे अंदर थी कि मैं जोड़कर चलने वाला व्यक्ति था, तोड़कर नहीं। और मैं सब बच्चों के साथ, हर जाति हर समाज के बच्चों के साथ खेलता था, खाता था, पीता था, घूमता था। यही मेरी हॉबी थी। जी। तो जीवन का वो कौन सा ऐसा मोड़ था जहाँ पे आपको लगा कि अब आपको जो आपके आसपास के लोग हैं उनके अलावा भी पूरे गोविंदगंज विधानसभा को? नहीं, गोविंदगंज की बात मत करिए ना, पूरे पूर्वांचल की बात करिए। पूर्वांचल में अपना बिहार के भी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जनपद तक आता है जी। जो पूर्वांचल शुरू होता है बनारस से, और ये सब जनपद हमारे पूर्वांचल में ही आते हैं। पूर्वांचल के अन्य माने पूर्वांचल एक अलग, जो मोतिहारी बेतिया ये सब पूर्वांचल में ही आता है। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, हाँ गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अयोध्या तक और इधर बनारस तक आता है पूर्वांचल में। काफी पूर्वांचल के हर जगहों पर कहिएगा तो सब जगह के लोग मुझे स्नेह और प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुलार देते हैं और सब जगह के लोग का मैं मनपसंद हूँ और सब जगह के लोग मुझे चाहते हैं। जी। पहली बार विधायक बनने का पल कैसा था? ताकत का एहसास था या जिम्मेदारी का? नहीं, देखिए, ताकत का ना एहसास मुझे कभी हुआ है ना कभी आगे भी रहेगा। मैं हमेशा जो है जनसेवक बन के जीना चाहता हूँ जी। और जब पहली बार एमएलए बना था तो सुखद क्षण था। चूंकि मेरे ऊपर दाग थे, उस दाग को धो करके लोगों ने मुझे माननीय बनाया, गोविंदगंज की महान जनता ने, जिनका मैं सदैव ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। तो सुखद पल था और एक सेवा करने की भावना थी, जो उसी का नतीजा है कि आज तक मुझे आशीर्वाद वहां से प्राप्त होता रहता है। सर, लेकिन जब आपने चुनाव लड़ा तो वो निर्दलीय लड़ने का फैसला था, तो आप क्या मानते हैं उन दिनों आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कोई नहीं, मैं तो चुनाव नॉमिनेशन किया था, मैं तो उस समय जेल में था जी। और जेल में रह के नॉमिनेशन किया था और वहाँ की जनता चुनाव लड़ी, आवाम चुनाव लड़ी। मेरे परिवार के सदस्य लोग, हम लोगों से मुझे जोड़ा और वहाँ के लोगों ने चुनाव लड़के जीता। वहाँ की महान जनता ने चुनाव जीता और मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन सर, अभी जैसे जो भी सोशल मीडिया का दौर है उसमें कुछ लोग आपको दबदबे की वजह से जोड़ते हैं, कुछ लोग व्यक्तित्व से जोड़ते हैं और कुछ लोग आपके काम से, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इन तीनों रूपों में जहाँ जनता जिस रूप में खोजती है उस रूप में पहुंच जाता हूँ। जहाँ दबदबा की जरूरत है वहाँ दबदबा के रूप में आता हूँ। जहाँ जनसेवक के रूप में आना जनता खोजती है वहाँ जनसेवक के रूप में रहता हूँ। मेरे जनता पे अगर कोई अत्याचार करेगा, उसका अनादर करेगा, उसका अपमान करेगा, तो मैं किसी को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं हमेशा उन्हीं के लिए जीता हूँ और उन्हीं के लिए ही मरूंगा
इसलिए जनसेवा की भावना जनसेवा की भावना मेरे अंदर है। और मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे से जितना गरीब का भला हो जाए और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं और जिनका मैं भला कर सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैं लोगों से बीच में हमेशा रहता हूँ और जनता मुझे जिस रूप में खोजती है, चाहती है, उसी रूप में मैं उनको दिखता हूँ। जी, लेकिन सर आपको अक्सर लोग बाहुबली छवि से जोड़ते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बाहुबली देखिए, जनता का बल है, जनबली हूँ। अगर जनता इसको कहती है, चाहे प्रेस मीडिया इसको बाहुबली का शब्द देती है, तो उससे मुझे कोई गुरेज नहीं। जो शब्द जिसको देना है, शब्दावली के शब्दकोश में जो शब्द जिसको देना है वो शब्द दे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक सच्चा सेवक हूँ, सच्चा जनता का सिपाही हूँ और जनता का सच्चा हितैषी हूँ। तो मैं जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में रहता हूँ। जी, आपके नाम के साथ कई विवाद भी जोड़े जाते हैं, इसके बारे में आज आप क्या लोगों के बीच में रखना चाहेंगे? देखिए, भारतवर्ष में और खासकर बिहार उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति काम करेगा, जो भी व्यक्ति समाज का सेवा करेगा, वो निर्विवाद छवि का नहीं हो सकता। उसे विवाद से जुड़ना ही पड़ेगा और लोग उसको तमाम तरह के चीज़ों में फंसाएंगे भी, बदनाम भी करेंगे। और कहा जाता है, कहावत ना कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जब अच्छे कर्म करने जाओगे तो बदनामियों का भी दाग, बदनामियों के छींटे तुम्हारे ऊपर लगेंगे। उससे डरना नहीं चाहिए। अपने पथ पर, जिस पथ को आपने चयन किया है, जिस पथ को आपने चुना है समाज सेवा का, गरीबों की भलाई का, उस पथ पे आप चलते रहिए। किसी की परवाह मत करिए। छींटा कोई डालते रहे, आप उसकी भी परवाह मत करिए और अपने पथ पे, जिस पथ पे आपको जनता चाहती है, उसी पथ पे आप चलते रहो। और कहीं ना कहीं जनता आशीर्वाद भी देती है। बिल्कुल देती रही है और देगी, आगे भी भविष्य में देगी। जी सर, जब आप पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे तो उसके बाद कैसा अनुभव था? कहना आपसे कि बहुत अच्छा अनुभव था। जनता का आशीर्वाद था, जनता का सेवा करने का मौका मिला। चुनाव जीतने के बाद मैंने वहां से भय, भ्रष्टाचार मुक्त किया। डाकुओं का क्षेत्र था मेरा एरिया, जियरा का जंगल एरिया था, जंगल पार्टियों का दहशत था। डाकुओं से, जंगल पार्टी से, भय और भ्रष्टाचार से मैंने अपने क्षेत्र को रिलीफ दिया, मुक्ति दिलाई। बस। आपको लोग अक्सर ब्राह्मण नेता कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जन्म से ब्राह्मण हूँ जी, इसमें तो कोई गुरेज नहीं। जन्म से ब्राह्मण हूँ, तिवारी वंश में पैदा लिया हूँ, सिरमुख शांडिल गोत्र है, तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण हो यार। इसे तो मैं गर्व से कहता हूँ ब्राह्मण हूँ। लेकिन मैं वो ब्राह्मण हूँ जो सर्व समाज के हित की बात करता है। मैं चाणक्य वाला ब्राह्मण हूँ कि जो हमेशा गरीबों का उत्थान सोचा है, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित को साथ लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं वो ब्राह्मण हूँ। मैं आताताई नहीं हूँ। मैं एक सभ्य समाज से आने वाला ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण का अर्थ वही होता है, ब्राह्मण का शब्द वही होता है जो सर्व समाज की बात करे और सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करे। और मैं वो ब्राह्मण हूँ, तो इससे मुझे कोई गुरेज नहीं यार। ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हूँ, कर्म जनता के बीच में करता हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ। लेकिन कर्म मैं जो करता हूँ वो सर्व जन समाज के लिए करता हूँ और अपने कर्म के बलबूते मेरी पहचान है, न कि ब्राह्मण के चलते मेरी पहचान है। सर, बाकी समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्व समाज को मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को एक रहने के लिए सबको एक साथ चलना चाहिए। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, जितने कास्ट के लोग हैं सबको भाईचारा बना करके आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। किसी पे कोई अत्याचार न करे, किसी के कोई जाति सूचक शब्द से मतलब जाति सूचक शब्द का ना पुकारे। सबको गले लगाकर चलो, यही सनातन की सभ्यता संस्कृति है। यही मैं चाहता हूँ, यही मैं करता हूँ। इसके साथ सर, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा आप एक दावते इफ्तार में थे, तो जो मुसलमान भाई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दावते इफ्तार में दावत दिया गया था जी, तो मैं दावते इफ्तार में तो सब लोग जाते हैं। हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आते हैं, किसी से सबसे गले मिलते हैं, ईद और दिवाली की बधाइयां देते हैं। तो जब समाज में रहना है, राजनीति करनी है, तो सबको लेकर चलना चाहिए जी। जाति चलना, लेकिन मेरे धर्म पे, मेरे मजहब पे मेरे को कोई ललकारेगा तो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं अपने धर्म की जो व्यक्ति
अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, अपने तो राष्ट्र की रक्षा क्या करेगा। इसलिए धर्म और राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। तो इसी मायने को मैं जानता हूँ और इसी को मैं लेकर चलता हूँ। जी सर, जब सत्ता नहीं रही तब क्या लोगों के व्यवहार में कुछ बदलाव आया या वही प्यार मिलता रहा? सत्ता रहे या ना रहे जी, मेरे पास उतना ही लोग आते हैं। सत्ता रहती है तो भी उतना ही भीड़ रहता है, सत्ता नहीं रहती है तो भी उतना ही भीड़ रहती है। मेरा वर्क उतना ही रहता है, 24 घंटा 24x7 मतलब 24 घंटा और 365 दिन मैं उसी काम में लगा रहता हूँ और सबकी सेवा करता हूँ। जहाँ जिसकी मुझे जरूरत पड़ती है वहाँ मैं उस अधिकारी से बात करता हूँ और जनता को जिस लायक मेरी मदद करने की हैसियत है उससे बढ़ चढ़ के मैं मदद करता हूँ। कठिन समय ने आपको जिंदगी में क्या सिखाया और आप अपने आप को कैसे मजबूत बनाए? मैंने कठिन समय को कभी कठिन समझा ही नहीं जी। मैं जंगल में रहा, वहां भी मंगल की तरह रहा जी। मैंने अपने आप को कभी असहाय नहीं समझा जी। आना मैं असहाय समझता हूँ। राजनीतिक मेरा पेशा नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी भूख नहीं है। मैं एक जनसेवक बन के जीना चाहता हूँ। ना मुझे सांसद बनने का लालच है, ना लोकसभा सदस्य बनने का लालच है। मैं ही चाहता हूँ कि जो जनता मुझे जिस तरीके से प्यार करती है, पूरे पूर्वांचल के लोग इसी तरह प्यार करते रहें और जब समय मेरा साथ आएगा, जब समय मेरा साथ देगा तो खुद न खुद जनता मुझे कहीं पहुंचा देगी। और सर, आपको महादेव भक्त के रूप में भी देखा जाता है, क्या आप मानते हैं कि महादेव कहीं ना कहीं आपको शक्ति देते हैं? शिव और शक्ति का मैं उपासक हूँ और भोलेनाथ तो सबके हैं, देवाधिदेव महादेव तो सबके हैं। तो कभी उनकी भी तीसरी नेत्र मेरे लिए खुलेगा और मुझे भी कभी फिर से दोबारा मौका मिलेगा। जी सर, आप अलग अलग पार्टियों में रहे? कभी नहीं अलग अलग पार्टियों में मैं रहा ही नहीं यार, यही तो बात है। मैं निर्दलीय चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता, उसके बाद से मैं लोक जनशक्ति पार्टी जो उस समय थी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, उनकी पार्टी में रहा। उसके बाद से मैं किसी पार्टी में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना 2019 में जी, लखनऊ में। हाँ, तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में के सदस्य के रूप में मैं जहाँ पार्टी मुझे कहती है वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ मैं हर एनडीए कैंडिडेट को मदद करता हूँ, चुनाव जितवाने का काम करता हूँ। जी सर, जेल के समय ने आपको मानसिक रूप से कैसे प्रभावित किया? उस समय को आपने कैसे बिताया? कभी नहीं, सब बढ़िया, एकदम खुशहाली जिंदगी। जैसे घर पे हैं वैसे जेल में थे। कभी मुझे कष्ट नहीं। वहाँ भी खाना पिया खाया सो गया, जनता का मिलने गया, उसका काम किया। यहाँ भी खाना पिया खाया सो गया, जनता आई उसका काम किया। आपका नाम जो है बाहुबली नेता श्री सूरजभान सिंह जी के साथ भी जोड़ा जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भाई हैं, संबंध है, रिश्ते हैं, तो उसको क्यों नकारा जा सकता? नहीं नकारा जा सकता ना, रिश्ते हैं तो रिश्ते हैं। लेकिन एक और जो नाम है जो सबसे ज्यादा आपके साथ जोड़ा जाता है, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी आपके नाम जोड़े जाते हैं। जो मर गया व्यक्ति उसका तो चर्चा नहीं करना चाहिए। बचपन का साथी था, बचपन में साथ खेला था। अपराध की दलदल में जाने के बाद, अपराध की दुनिया में उसको जाने के बाद कभी मेरी अपराध की लाइन, जब अपराध की दुनिया दलदल में गया उसके बाद से कभी मेरे उसके रिश्ते नहीं रहे। हाँ, बचपन का साथी था, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता। जी, मतलब बचपन के दिनों में जैसे बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल। गोविंदगंज के ऊपर आना चाहूंगा जी। गोविंदगंज के पूर्व विधायक देवेंद्र दुबे जी थे, उनके साथ आपका कैसा लगाव था? 7 महीने के रिश्ते थे जी। ओनली मैं बताऊं, मैं 7 महीने के रिश्ते थे देवेंद्र नाथ दुबे जी से जी। वो एमएलए थे वहाँ के और मेरा ननिहाल वहाँ है। 7 महीने के रिश्ते, मेरा अटूट रिश्ते बन गए थे और देवेंद्र दुबे से मेरे 7 महीने के रिश्ते थे। 7 महीने के बाद उनकी हत्या कर दी गई जी। लेकिन अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा काम करना जानते थे, सोच अच्छी थी जी। क्या आपको लगता है कि आपके चंपारण में आपको नहीं आगे बढ़ने देने का कारण कुछ चंपारण के नेता ही हैं जो पीठ पीछे आपकी खिंचाई करते हैं? जब नेताओं की जरूरत पड़ती है तो आकर चमचाई करता है, लोग आकर के चुनाव प्रचार में चलने के लिए आग्रह करता है। लेकिन वही नेता शतरंज की बिछात को बिछाते हैं, उसमें वो सक्सेस भी हो जाते हैं चंपारण में। लेकिन मैं उन लोगों के पास क्या मैं बोलूं यार, वो तो भाजपा के नाम पर लोग ने जीतता है। अगर भाजपा को छोड़कर कोई लड़के जीते है तो मैं जानू नेता है। भाजपा के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जीतने वाले लोगों को मैं नेता नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि मोदी जी चुनाव जीतते हैं वहां के, वो चाहे वो कोई हो, वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता है, सिर्फ मोदी जी जीतते हैं। मोदी जी का नाम जीतता है और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जीतता है। सर, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है। जैसे मैं आपसे मिलना चाह रहा था तो आपसे मेरी बात हुई, आपने बोला ठीक है समय निकालता हूँ और आपने समय दिया भी। लेकिन मैं अक्सर जैसे बिहार में अपने चंपारण के अलावा जो भी लीडर्स हैं उनसे मिलता हूँ तो आसानी से मिल पाता हूँ। लेकिन जो चंपारण के नेता हैं वो पॉडकास्ट ऐसे चीजों से क्यों भागते हैं?
मैं जानना चाहूंगा। मतलब उनको ये क्यों डर रहता है कि क्या डर सवाल इसलिए रहता है, पूछेगा? देखो बताइए, बात बताते हैं, कोई 4 बार से एमपी है, कोई 7 बार से एमपी है, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कुछ काम तो किया नहीं, अपने घर को भरा पैसे से, धन से, दौलत से, कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये लोग। जब कहीं पॉडकास्ट में चाहे कोई न्यूज चैनल वाला ये सब ना पूछ दे, उनके बैकग्राउंड के बारे में ना पूछ दे। जिस तरीके से आपने मुझसे बेहिचक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। उसी तरह और भी टाइप के हमारे चंपारण में नेता हैं, वो अपने आप को नहीं कहेंगे, वो सब नया जोगी है। नया जोगी जो होता है ना, नया जोगी जिसके पीछे नहीं, जिसके पीछे कमर के नीचे तक बाल होता है, नया जोगी, और भर जटा होता है कमर तक। ये तो नैका जोगी है लोग। ये लोग अपने अतीत को नहीं बताएगा, और अपने अतीत को न भूल करके ये लोग नई बातें बताएगा। तो अतीत में क्या थे, क्या करते थे, क्या इनकी हैसियत थी, क्या औकात थी, उसके विषय में नहीं बता करके ये लोग सिर्फ मोदी जी के बारे में बताएंगे। अरे मोदी जी के बारे में तो पूरा दुनिया जानता है। मोदी जी और योगी जी के बारे में बताने का चीज है क्या? उसको तो पूरा दुनिया जानता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कोई क्या बताएगा? सब कोई जानता है। गोरखनाथ त्रिथाधीश्वर थे, हमारे 5 बार के सांसद थे, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और हिंदुओं का कट्टर हिंदुवादी छवि है उनके अंदर, सब पूरा देश जानता है। तो उनके बारे में कोई क्या बताएगा? मोदी जी के बारे में क्या बताएगा कोई? मोदी जी के बारे में सब जानता है कि गुजरात से चल करके अपने और संघर्षों से प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया। मोदी जी सबका साथ सबका विकास नारा लेकर चलते हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या अपने बारे में बताओ ना। तुम क्या थे, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम पहले क्या थे, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचे हो ना, कहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचे हो? कुछ नहीं, बस एक ही नारा है उन लोगों का, मोदी जी, मोदी जी। सर अब इसके बाद थोड़ा परिवार पे आना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति में थोड़ा परिवार को जोड़ा जाता है। और आपके भाई राजू तिवारी जी जो हैं, उनको बोला जाता है कि आप विधायक थे, उसके बाद कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से वो भी विधायक बने। परिवारवाद क्या है यार? मैं जब चुनाव नहीं लड़ सकता था तो मैंने अपने भाई को चुनाव लड़ने के लिए कहा, भाई चुनाव लड़े, जीते चुनाव, और जनता का सेवा कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, सचेतक भी हैं, और गोविंद में अच्छा काम कर रहे हैं वो जी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा जिम्मेदारी पद है जी, और पूरे प्रदेश का प्रभार है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। उनको अपना बहुत बड़ा जिम्मेदारी करने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद दिया है उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में ही लोक जनशक्ति पार्टी यहीं से उभरी, यहीं से उसकी पहचान है, और पूरे बिहार प्रदेश में उसको ताकत देने के लिए राजू तिवारी पर विश्वास किया है। तो नेता का बहुत बड़ा दायित्व नेता ने सौंपा है। उस नेता के उस दायित्व को, उस श्रद्धापूर्वक उसको अच्छे से निर्वहन करना है। आप चिराग पासवान जी को कैसा नेता मानते हैं? रामविलास जी के पुत्र जी, रामविलास जी के पुत्र मानते हैं, और बिहार उनके अंदर अब नया देखना चाहती है। तो अब आगे भविष्य में बताएगा ना। अभी तो बिहार, जब बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार में आएंगे, अभी तो लोकसभा की राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं। जब बिहार में कुछ बनेंगे तब बिहार की जनता उनके ऊपर कुछ बताएगी। जी, आपसे पॉडकास्ट करने के पहले जब मैं गोविंदगंज में था, तो वहाँ पे जब मैं जनता लोगों से मिल रहा था, तो लोगों ने यही कहा कि जैसे राजन तिवारी जी को हम लोग फोन करते हैं तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, भले ही उनके फोन में नंबर सेव हो या नहीं हो। लेकिन आजकल के जो नए नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता को साइड लाइन करते हैं, पिए रखते हैं। जी, 24 घंटा मेरा फोन खुला रहता है। 24 घंटा में आप 12 बजे रात को भी करोगे तो 2 घंटे मेरा फोन उठेगा। मैं जिस जनता के सेवा के लिए जन्म लिया हूँ, उसी जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटा अपना समय निकाल कर रखता हूँ। बाकी मेरे पास कोई काम नहीं है, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ। तो मेरे पास वर्क ही क्या है? वर्क सिर्फ एक है, समाज की सेवा करना, जनता की सेवा करना, गरीबों का दुख सुख सुनना। जी, यही मेरा सेवा। लेकिन सर गोविंदगंज और चंपारण के लिए कोई एक ऐसा सपना है जो अभी भी आपको लगता हो कि अधूरा है, जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? अभी तक चंपारण हमारा आज़ादी के समय में जिस तरीके से था उसी तरीके से है, उसका कोई विकास नहीं हुआ है। सड़क, बिजली, पानी का थोड़ा सा विकास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी विकास की आवश्यकता है। वहाँ पे कारखानों की आवश्यकता है, वहाँ पे एयरपोर्ट की आवश्यकता है, वहाँ बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो वहाँ पे नहीं हुआ है। आज भी मैं जब जाता हूँ पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण का मीना बाजार देखता हूँ, पश्चिमी चंपारण का लाल जितना ये एरिया है, लाल बाजार वगैरह देखता हूँ, वही टांगा, वही टमटम, वही व्यवस्था है। इसलिए कहीं ना कहीं गरीबी के असर में भी कुछ बिल्कुल पलायन लोग कर रहे हैं। गरीब बाहर जाकर नौकरी करता है, उनकी कोई सुविधा नहीं सुनने वाला है।
कोई सुध नहीं लेने वाला। चुनाव आते हैं तो तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो चुनाव बीत जाता है तो सारे वादे नगण्य हो जाते हैं। फिर 5 साल बाद वही वादा करने के लिए वही नेता चले जाते हैं। लेकिन पब्लिक है, क्या करे, मोदी जी के नाम पर सबको जिताती रहती है। लेकिन अब आने वाले समय में परेशानी होगी लोगों को जी। अब मैं नहीं कह सकता कि परेशानी नहीं होगी। अगर काम नहीं करेगा तो उसे वोट पब्लिक नहीं देगी। इसलिए मैं आज ही से कहता हूं कि अभी समय है, सब लोग चेत जाएं, अच्छा से काम करें। मोदी जी ने जिस विश्वास से आपको टिकट दिया है, मोदी जी जिस विश्वास से आपको राजनीति में मोदी जी ने आपको उतारा है, उसी विश्वास पे खरा उतरिए और अपने क्षेत्र की जनता को सुनिए, क्षेत्र के दुख दर्द को सुनिए और क्षेत्र का और जो शहर का विकास है उसको भली भांति निष्पक्ष रूप से करिए। जी सर, एक सवाल मैं पूछूंगा, इसके बाद आखिरी सेक्शन आ जाएगा। सर, यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले काफी चर्चे में था। यूजीसी लागू करने से तो कोई, हमको नहीं लगता कि यूजीसी लागू करने से कोई फायदा किसी को मिलेगा जी। यूजीसी ना गरीब को नौकरी दिला सकता, ना किसी तबके को आगे बढ़ा सकता। यूजीसी है हिंदू को हिंदू में तोड़ देना जी। तो ये कानून बड़ी खराब है। इस पे विचार होना चाहिए, इस पे विचार कर करके और इस पे सुधार होना चाहिए। अब बताओ ना, ब्राह्मणवाद की, आज ब्राह्मण गाली सुन रहा है, ब्राह्मणवादी कहा करके, ठाकुर गाली सुन रहा है, भूमियार गाली सुन रहा है, दलित महादलित आपस में लड़ रहे हैं। ये चीजें यूजीसी क्या है यार? यूजीसी कानून वो लाना चाहिए, कानून वो लाना चाहिए जिससे देश का विकास हो, आवाम का विकास हो। कानून वो नहीं लाना चाहिए जो अपने ही समाज को तोड़ दे। तो यूजीसी कानून का लाने का एक ही मतलब, क्या क्यों लाया गया, कि इस पे क्यों नहीं विचार किया जा रहा है, ये मुझे समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अगले आदेश तक रोक लगाया है, लेकिन इस पे सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये सनातन को खंडित कर देगा, हिंदू से हिंदू को लड़ाकर मार देगा। इसलिए इस कानून को कानून में संशोधन की जरूरत है, आवश्यकता है। एक सवाल सर, अभी जो पूर्व में विधानसभा भी बीता है उससे जुड़ा हुआ पूछूंगा। आप नरकटियागंज विधानसभा में दिखे, तो क्या ये केवल एक राजनीतिक पक्ष था या जनता? नहीं, नरकटियागंज की जनता मुझे प्यार करती है, वाल्मीकि नगर की जनता लोकसभा की मुझे प्यार करती है। पूरे चंपारण में मैं घूमता हूँ यार। मैं चुनाव लड़ने का इच्छा रखता था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, संजय पांडे जी को टिकट दिया, तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती से मैंने संजय पांडे को मजबूती के साथ मदद किया। मेरे जितने कार्यकर्ता थे, मेरे जितने लोग थे, मैंने लगाया। संजय पांडे जी चुनाव जीते, अच्छे हैं, मेरे भाई हैं वो भी जी। इसके अलावा सर, अभी आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, उससे जुड़ा हुआ भी सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आप अखिलेश यादव जी को किस रूप में देख रहे हैं? अच्छे नेता, अच्छा विजन, अच्छा सोच जी। अखिलेश जी से मेरी मुलाकात जब हुई पहली बार, मैं तो कई बार अखिलेश जी से मिला हूँ, लेकिन उस आदमी में कुछ करने की चाहत है जी। अखिलेश यादव में कुछ सोच है, कुछ विजन है और उन्हें करके दिखाया है। 5 साल का अपने कार्यकाल में करके दिखाया है। वो गोमती रिवर फ्रंट का मामला हो, चाहे मेट्रो का मामला हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो जी। चाहे वो लखनऊ में ये याना स्टेडियम हो, चाहे वो लुलु मॉल हो, बहुत लखनऊ में विकास किया उन्होंने, बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पे उन्होंने सड़क का जाल बिछा दिया। अखिलेश जी में विजन है और गोमती नगर को रिवर फ्रंट बना करके लखनऊ को सौंदर्यीकरण करने का काम किया यार। अखिलेश जी ने काम बहुत किया है, अच्छा सोच अच्छी है और पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं अखिलेश जी की तारीफ करता हूँ जी। सर, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? क्या वो भविष्य में और बड़ी भूमिका में हमारे महंत हैं, गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री हैं, हिंदूवादी अच्छी छवि है। हमारे शहर को उन्होंने चमका दिया, गोरखपुर को। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो भी शहर उनका है। और मोदी युग जाने के बाद योगी युग ही आएगा जी। और अगला भविष्य योगी जी में हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता देखते रही है। हमको लगता है कि 2029 में योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और 2029 में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अच्छा जी। सर, आज के परिदृश्य में आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? अभी जो उथल पुथल बिहार में बहुत उथल पुथल चल रहा है। बिहार में अब देखिए किस किस सरकार तो हमारी है ही है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा चॉइस, हमारा पसंद सम्राट चौधरी जी। अब लोगों की जो भी पसंद हो, लेकिन मेरा पसंद सम्राट चौधरी जी। सर, अभी 3 युवा जो है बिहार को देखा जा रहा है कि वो भविष्य है,
चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और एक निशांत कुमार। तेजस्वी यादव में युगोइस्ट है, तेजस्वी यादव बहुत युगो है, उनके अंदर इगोइस्टिक आदमी। युगोइस्टिक तेजस्वी, लालू यादव जी की छाप उनके अंदर लानी पड़ेगी। लालू यादव जी जैसा व्यवहार उनके अंदर आना पड़ेगा। परिवार को एकजुट करना पड़ेगा, अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला करके सबसे प्यार से मिलना पड़ेगा। जिला वाइज जा करके लालू जी की तरह सबसे आम जनता से मिलना पड़ेगा। कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत ना हो, जैसे लालू जी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, इस बीमारी के दरमियान भी लालू यादव मिलते हैं। मेरा स्नेह है, लालू जी मुझे बहुत मानते हैं, मेरे आज भी लालू यादव से अच्छे रिश्ते हैं। लालू जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन लालू जी का अगर 20% भी तेजस्वी के अंदर आ जाए तो तेजस्वी यादव नेता हैं, तो लालू जी का छाप है, लालू जी के बेटे हैं, तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सर तेज प्रताप यादव जी को कैसे देखते हैं आप? वो दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई में मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। देखिए, लेकिन इस समय बिहार में जिस तरीके से बिहार की जनता की पहली पसंद है अगर युवाओं में, तो चिराग पासवान का छाप चलता है। चिराग पासवान। और सर निशांत कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं? निशांत कुमार जी अभी जस्ट नेता राजनीति में है। मेरे से कई बार उनकी मुलाकात है निशांत जी से। निशांत जी बहुत ही सहनशील, सहृदय और भक्ति भावना करने वाले लोग हैं। अभी राजनीति में उनका पहला कदम है। अब जिस तरीके से राजनीति में आए हैं, अब जब कुछ उनका मार्गदर्शन आगे देखने को मिले, उनके अंदर हम लोग तो देख ही रहे हैं, कुछ उनके अंदर अगर जनता के बीच में छवि दिखाई देगी, कुछ करेंगे, तो निशांत जी भी अच्छे आदमी हैं। लेकिन मेरे से जितना भी निशांत कुमार से बात हुई है, निशांत जी से बात हुई है, मैं उनके व्यवहार में बहुत अच्छा है, बहुत सरलता है, बहुत साधारण, बहुत सिंपल व्यक्ति है। ना कोई घमंड है कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, ना कोई कपड़ा कोई भी, मतलब एकदम सिंपल साधारण कपड़ा पहनने वाले, शो ऑफ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए निशांत कुमार के विषय में अभी तो राजनीति में कदम रखे हैं ना, कुछ करके दिखाएंगे तो लोग के बीच छाप पड़ेगा, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति है। सर एक मेरे मन में भी सवाल है, और कहीं ना कहीं गोविंदगंज और चंपारण के लोगों के मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, क्या सर आने वाले समय में आपको विधान परिषद के रूप में, एमएलसी के रूप में या सांसद के रूप में? संभव नहीं है यार, सांसद की बात तो बाद में है, अभी तो 29 में चुनाव होगा, अभी फोकस सांसद पे नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना है। समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नजदीक जब आएगा तब उसकी घोषणा किया जाएगा। राजनीति करता हूँ तो परचून की दुकान तो खोलूंगा नहीं, समाज सेवा करता हूँ तो सड़क पर दौड़ूंगा नहीं, इसलिए कहीं न कहीं तो मुझे चुनाव लड़ना ही है। इसलिए समय आने दीजिए। ये आप संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव आप लड़ सकते हैं? घर है जी, देखो, पिता का घर है, उसे मैं छोड़ नहीं सकता, और माता का घर है, इसे मैं त्याग नहीं सकता। दोनों घर से उतना ही प्यार है। बिहार मेरी माता का घर है, माता का घर है, और यूपी मेरे पिता का घर है, तो दोनों लिए मेरे दोनों प्रदेश मेरे लिए सम्मानित है। और दोनों प्रदेश के लोग मेरे स्वाभिमान है और आदर है, मैं सबका करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको बल मिलता है दोनों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी माता का घर है, एक पिता का घर है, तो दोनों प्रदेश से मेरे उतना ही प्यार है। माता को छोड़ नहीं सकता और पिता से विमुख नहीं हो सकता, इसलिए दोनों जगह से मुझे प्यार है और आगे रहेगा। आज का ये पॉडकास्ट आपको मेरे साथ करके कैसा लगा? कुछ सब बहुत बढ़िया मनीष जी, आप इसी तरह आगे बढ़ो, तरक्की करो, और बिना डरे, बिना भय से आप सबसे इसी तरह सवाल जवाब करते रहो। भगवान आपको आशीर्वाद देगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ थे गोविंदगंज विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजन तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। कोई व्यस्त समय नहीं यार, तुम्ही लोगों के लिए तो है, व्यस्त समय का है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।